हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। और ये मूवी एक पुरानी मूवी हसीन दिलरुबा मूवी का सिक्वल है, जिसमें रानी और रानी के पति ऋषु ने एक लड़के नील का मर्डर कर दिया था क्योंकि वो रानी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ये प्रूव नहीं कर पाती कि मर्डर रानी ने किया है और जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो नील है, क्योंकि नील की बॉडी ब्लास्ट में जल गई थी और वहां पर सिर्फ ऋषु का कटा हुआ हाथ मिला था, जो कि पुलिस से बचने के लिए खुद ऋषु ने ही काटा था और इस तरह ये केस अनसॉल्व ही रह जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं फिर आई एक हसीन दिलरुबा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को बारिश में डर के भागते हुए देखते हैं, जो कि रानी है, और वो भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और वहां सबसे बोलती है कि मुझे बचा लीजिए, मेरा पति मुझे मार डालेगा। अब कहानी 2 महीने पहले दिखाई जाती है, जहां रानी अब ज्वालापुर से आगरा आ जाती है और अपने परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर देती है और आगरा आकर वो एक पीजी में रहती है और ब्यूटी पार्लर का काम करती है। रानी जिस पीजी में रहती है उस पीजी की मालकिन को हर हफ्ते एक कंपाउंडर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने आता है, जिसका नाम अभिमन्यु है। एक दिन रानी अपने ब्यूटी पार्लर जा रही होती है और अभिमन्यु भी वहीं पर होता है। रानी कुछ फोन पर बात करते हुए जल्दबाजी में अपने मैनिक्विन पीजी पर ही भूल जाती है। तब अभिमन्यु रानी को मैनिक्विन देने के लिए पार्लर तक उसके पीछे दौड़ता है और रानी को मैनिक्विन देता है। रानी अभिमन्यु को थैंक यू बोलती है और 2 मिनट का बोलकर पार्लर के अंदर चली जाती है और काम करते हुए वो अभिमन्यु को भूल जाती है। लेकिन अभिमन्यु रानी का इंतजार करता रहता है, क्योंकि अभिमन्यु ने जिस दिन से रानी को देखा था वो उससे प्यार करने लगा था। अब जब कई घंटों बाद रानी की नज़र बाहर इंतजार कर रहे अभिमन्यु पर जाती है तो उसे याद आता है कि उसने अभिमन्यु को वेट करने का बोला था। बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए वो अभिमन्यु के पास छाता लेकर जाती है और उसे सॉरी बोलती है। तब अभिमन्यु एकदम से रानी को सिनेमा देखने चलने के लिए पूछ लेता है। रानी हैरान होकर जी बोलती है, जिसे अभिमन्यु हाँ समझ लेता है और तभी वहां पर एक और आदमी छाता लिए हुए दिखाई देता है, जो कि रानी को देख रहा होता है और रानी भी उसे देख रही होती है। और ये रानी का पति ऋषु है, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। अब अभिमन्यु रानी से बोलता है कि 6:30 बजे फ्राइडे को हम मूवी देखने चलेंगे और रानी ऋषु को देखते हुए जी बोलती है, जिसे अभिमन्यु रानी की हाँ समझकर खुश होकर वहां से चला जाता है। फिर रानी ऋषु के पास जाती है और एक दूसरे को देखते हुए दोनों एक दूसरे के पास से चले जाते हैं। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि ऋषु गुड्डू ट्रैवल के पास जाता है, क्योंकि उसे थाईलैंड जाने के लिए वीजा बनवाना था ताकि ऋषु और रानी देश छोड़कर जा सके, जिसके लिए उसने गुड्डू ट्रैवल को काफी पैसे दे रखे होते हैं। गुड्डू ट्रैवल ऋषु से बोलता है कि सिर्फ 2 हफ्ते में उन्हें उनका पासपोर्ट और वीजा मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ऋषु भी आगरा में एक पीजी में एक लड़की पूनम के घर पर रहता है और एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। पूनम एक अपाहिज लड़की है और वो ऋषु से प्यार करती है, लेकिन ऋषु तो सिर्फ रानी से ही प्यार करता है। पूनम ऋषु से प्यार की उम्मीद करती है, लेकिन ऋषु हमेशा उसे इग्नोर करता रहता है। ऋषु और रानी चुपचाप एक दूसरे से मिला करते थे, क्योंकि दुनिया के लिए ऋषु अब मर चुका था और अगर कोई भी पुलिस वाला ऋषु को देख लेता तो वो लोग फंस सकते थे। ऋषु रानी को फोन करके बताता है कि गुड्डू एजेंट ने कहा है कि अब उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते में उनका पासपोर्ट और वीजा मिल जाएगा और फिर वो साथ रह सकेंगे। अब फ्राइडे का दिन आता है, ऋषु रानी से मिलने आता है। रानी ऋषु को देखकर काफी खुश होती है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं अभिमन्यु सिनेमा के बाहर रानी का पूरे दिन इंतजार करता है, लेकिन रानी नहीं आती, क्योंकि रानी को तो याद ही नहीं होता कि उसने अभिमन्यु को सिनेमा के लिए कहा था। फिर अभिमन्यु टमाटर देने के बहाने रानी की पीजी में आता है। अभिमन्यु को देखकर रानी को याद आता है कि उसने अभिमन्यु को सिनेमा के लिए कहा था। तब रानी अभिमन्यु को सॉरी बोलती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से सिनेमा के लिए चलेंगे। तब रानी हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं कि रानी सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी जाती है और ऋषु भी वहीं पर होता है। दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर बात करते हैं और तभी एक आदमी रानी का पर्स लेकर भाग जाता है। ऋषु उसका पीछा करता है, लेकिन वहीं कुछ आगे पुलिस खड़ी होती है, जिसे देखकर ऋषु और वो चोर यू टर्न लेकर भागने लगते हैं, क्योंकि ऋषु भी पुलिस से बच रहा था। ऋषु को उल्टा भागते हुए देखकर रानी देखती है कि आगे पुलिस इंस्पेक्टर किशोर है। पुलिस इंस्पेक्टर किशोर वही आदमी है जिसने रानी का केस सॉल्व करने के लिए जी जान लगा दी थी, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाया था। रानी उसे देखकर चुपचाप घर आ जाती है। नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर किशोर रानी का पर्स लौटाने के लिए रानी के घर आता है और बोलता है कि एक बार फिर से भगवान ने हम दोनों को मिला दिया, शायद भगवान भी इंसाफ चाहता है। और फिर वो बताता है कि उसने दिनेश पंडित की कसौली का कहर वाली किताब पढ़ ली है और वो समझ गया है कि असल में क्या हुआ था। किशोर कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस दिन ऋषु नहीं नील मरा था और ऋषु जिंदा है।
क्योंकि पार्ट 1 में जिस तरह ऋषु और रानी ने खुद को बचाया था, वो तरीका उन्होंने दिनेश पंडित की किताब कसौली का कहर से पढ़कर सीखा था। अब ऋषु और रानी फिर से सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि आगरा पुलिस फिर से ऋषु और रानी के हर कदम पर नजर रख रही थी। इसलिए वो दोनों फोन पर बात भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पता था कि पुलिस उनके कॉल डिटेल निकाल सकती थी। इसीलिए एक दिन ऋषु आगरा की कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी के पीछे दिनेश पंडित की किताब की एक शायरी लिखकर भेजता है, जिसे पढ़कर रानी ऋषु का हिंट समझ जाती है और रात को वहाँ के नजदीकी पीसीओ टेलीफोन वाले के यहाँ जाती है और फोन से ऋषु को कॉल करती है और ऋषु से कहती है कि पुलिस अब फिर से उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तब ऋषु कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे और आजादी के बीच सिर्फ तुम्हारा डर खड़ा है और हो सकता है कि पुलिस फिर से तुम्हें इंक्वायरी के लिए बुलाए, तो तुम सतर्क रहना। फिर नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर किशोर रानी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है और पूछता है कि नैतिक वर्मा नाम का इंसान कौन है जिसे तुम घंटों बात करती हो। तब रानी कहती है कि जिस लड़के से वो बात करती थी उस लड़के ने अपना नाम राहुल बताया था और वो दोनों काफी करीब आने लगे थे। लेकिन एक दिन मेरे पास राहुल की पत्नी का फोन आया, जिसके बाद मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। फिर वहाँ पर रानी से पूछताछ के लिए एक और इंस्पेक्टर आता है। ये आदमी रानी को बताता है कि वो नील का सगा चाचा है और वो नील से बहुत प्यार करता था और अब वो नील का बदला लेने के लिए इस केस को हैंडल करेगा। फिर वो रानी से कहता है कि ऋषि से कह देना कि उसका मोंटू चाचा वापस आ गया है और वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद रानी वहां से चली जाती है। पुलिस ऋषु को ढूंढते ढूंढते गुड्डू ट्रैवल तक पहुंच जाती है, जिस वजह से ऋषु काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पैसे गुड्डू को दिए थे वो सब बर्बाद हो चुके थे और अब उन्हें उनका पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। फिर पुलिस पूनम के घर भी पहुंच जाती है और पूनम से ऋषि के बारे में पूछती है, लेकिन पूनम ऋषि के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो ऋषि से प्यार करती है। लेकिन पूनम को ऋषि पर शक हो जाता है। पुलिस के पूनम के घर से जाने के बाद ऋषि रानी से मिलने के लिए रानी के घर जाता है। ऋषि काफी ज्यादा घबराया होता है और रानी से कहता है कि पुलिस ने गुड्डू ट्रैवल को पकड़ लिया है और पूनम को भी मुझ पर शक हो गया है। अब हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पुलिस को खुद ही सरेंडर कर दूंगा और मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा ताकि तुम बच जाओ। लेकिन रानी ऋषि को ऐसा करने से मना करती है। तभी रानी नीचे अपने रूम से अभिमन्यु को देखती है और ऋषि से कहती है कि शायद अभी एक और रास्ता है। वो अभिमन्यु से शादी करेगी, जिससे पुलिस का शक कम हो जाएगा और धीरे धीरे केस भी क्लोज हो जाएगा। ऋषि रानी से कहता है कि दिनेश पंडित जी ने कहा है कि दो लोगों के बीच तीसरा इंसान नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम ऐसा मत करो। लेकिन रानी अभिमन्यु से मिलती है और उसे शादी करने के लिए पूछती है। अभिमन्यु शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर रानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है। रानी की शादी में पुलिस इंस्पेक्टर किशोर और मोंटू चाचा भी आता है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि रानी की शादी में ऋषि जरूर आएगा और ऐसा होता भी है। ऋषि एक बैंड वाला बनकर रानी की शादी में आता है, लेकिन इंस्पेक्टर किशोर और मोंटू चाचा उसे नहीं पहचान पाते। अब शादी के बाद रानी अभिमन्यु से किसी तरह दूर रहती है और एक दिन वो देखती है कि पूनम ऋषि को किस कर रही होती है, जिसे देखकर रानी वहां से चली जाती है। ऋषि भी रानी को देखकर उसका पीछा करता है और उसे कहता है कि पूनम उसे जबरदस्ती किस कर रही थी, उसे मेरे बारे में पता चल गया है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर एक दिन नशे की हालत में रानी के मुंह से गलती से ऋषि का नाम निकल जाता है। अभिमन्यु समझ जाता है कि ऋषि जिंदा है और इसलिए नेक्स्ट डे अभिमन्यु रानी से कहता है कि वो ऋषि से मिलना चाहता है और फिर तीनों एक झूले पर मिलते हैं। अभिमन्यु ऋषि से कहता है कि वो उन दोनों की हेल्प करेगा, वो उन दोनों के लिए पासपोर्ट वीजा सबका जुगाड़ कर लेगा। ऋषि अभिमन्यु से पूछता है कि वो उन दोनों के लिए ये सब क्यों कर रहा है। तब अभिमन्यु कहता है कि वो रानी से प्यार करता है और वो चाहता है कि रानी खुश रहे। साथ ही अभिमन्यु ऋषि से कहता है कि हो सकता है कि किसी दिन रानी का तुमसे मन भर जाए तो वो मेरे पास वापस आ सकती है। ऋषि को अभिमन्यु पर थोड़ा थोड़ा शक होता है, लेकिन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों अभिमन्यु पर भरोसा कर लेते हैं। अभिमन्यु ऋषि से कहता है कि वो उसके क्लिनिक में रहे जब तक कि पासपोर्ट नहीं बन जाते और अभिमन्यु ऋषि को क्लिनिक पर छोड़कर रानी के पास चला जाता है। रानी अभिमन्यु को सॉरी बोलती है कि उसने अभिमन्यु के साथ ये सब किया। तब अभिमन्यु बोलता है कि अगर तुम सॉरी हो तो तुम क्या आखिरी बार मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तब रानी मान जाती है। फिर कुछ देर बाद अभिमन्यु के क्लिनिक पर पूनम ऋषि का पीछा करते हुए आ जाती है और ऋषि को ब्लैकमेल करने लगती है। तब ऋषि पूनम को किस कर लेता है और बोलता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और मैं तुमसे 1 महीने बाद आकर मिलूंगा। पूनम मान जाती है और वहां से चली जाती है।
इसके बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है। ऋषु उसे नहीं जानता और ये आदमी कौन है हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। इसके बाद अभिमन्यु ऋषु को खाना देने के लिए आता है। अभिमन्यु को वहाँ पर गजरे की स्मेल आती है। तब ऋषु अभिमन्यु को बताता है कि यहाँ पर पूनम आई थी, वो उससे प्यार करती है। तब अभिमन्यु कहता है कि पूनम तुमसे प्यार करती है और मैं रानी से प्यार करता हूँ, तो कितना अच्छा होगा कि तुम पूनम के साथ और मैं रानी के साथ रहूं। और फिर ऋषु का गुस्से वाला रिएक्शन देखकर अभिमन्यु बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर अभिमन्यु वहां पर गीली मिट्टी और चप्पल के निशान देखकर ऋषु से पूछते हैं कि यहाँ कौन आया था, लेकिन ऋषु नहीं बताता। लेकिन अभिमन्यु को पता था कि वहाँ कौन आया है और वो ऋषु को बताता है कि उस इंसान का नाम लल्लन है और वो मुझे काफी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा है और वो हमेशा पैसे लेने के लिए मेरे क्लिनिक आता रहता है। फिर अभिमन्यु ऋषि को अपना सच बताता है कि कुछ साल पहले उसने अपने चाचा और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया था, क्योंकि उसके चाचा ने उसके फादर को धोखा दिया था और उनके हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। उसे धोखा देने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने लल्लन से एक जहरीला सांप मंगवाया था और उसे कुछ दिन तक भूखा रखा और फिर उसने उसी से अपने चाचा और उनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया। ऋषु अभिमन्यु की बात सुनकर समझ जाता है कि अभिमन्यु बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए वो वहां से भागने के लिए अभिमन्यु पर अटैक करता है। लेकिन अभिमन्यु ऋषु पर अटैक करके वहां से ऋषु को लॉक करके चला जाता है। फिर अभिमन्यु रानी को बोटिंग के लिए एक नदी में लेकर जाता है, जहां आसपास में काफी दिनों से कुछ मगरमच्छ रह रहे होते हैं। अभिमन्यु रानी से बताता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, क्योंकि उसके चाचा ने उसके पापा का बिजनेस धोखे से छीन लिया था। उसे धोखा देने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रानी ये सुनकर डर जाती है। फिर अभिमन्यु रानी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम दोनों साथ रह सकते हैं। तब रानी कहती है कि हाँ, अगर ऋषु मेरी लाइफ में नहीं होता तो हम दोनों साथ हो सकते थे। इसके बाद अभिमन्यु रानी घर आते हैं, जहाँ पर अभिमन्यु रानी को दिनेश पंडित की किताबों का बहुत बड़ा कलेक्शन दिखाता है और कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी में कसौली का कहर उतारा और मैंने कोबरा का इंतकाम, हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि दिनेश पंडित जी का सबसे बड़ा फैन कौन है। वहीं दूसरी तरफ ऋषु दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और सीधा अभिमन्यु के घर के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसे डर था कि अभिमन्यु रानी को नुकसान ना पहुंचा दे। फिर सीन शिफ्ट होता है मूवी के फर्स्ट सीन पर, जहां रानी बारिश में भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार देगा। वो एक साइको है, उसने अपने पूरे परिवार को पंडित जी की किताब पढ़कर मार दिया। तभी वहां पे मोंटू चाचा आता है, जो कि इंस्पेक्टर है। वो रानी से कहता है कि तुम तो यहाँ पर हो, तो अभिमन्यु किसे मार देगा। तब रानी कहती है कि वो ऋषु को मार देगा। इस तरह रानी बता देती है कि ऋषु जिंदा है। फिर पुलिस की एक टीम सर्च के लिए रानी के घर पर जाती है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ वहां पर दिनेश पंडित जी की किताबों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन मिलता है। फिर किशोर को खबर मिलती है कि उन्हें आगरा में एक जगह 2 लाशें मिली है। पुलिस को लगता है कि ये जरूर ऋषि और अभिमन्यु की लाश होगी। पुलिस रानी को लेकर वहां जाती है और वो देखती है कि उनमें से एक लाश अभिमन्यु की है, क्योंकि उस लाश पर अभिमन्यु का सामान था, और एक पूनम की है। पुलिस को लगता है कि अभिमन्यु और पूनम को ऋषु ने ही मारा है और वो उन दोनों को मारकर वहां से भाग गया है। इसलिए अब पुलिस रानी को अरेस्ट कर लेती है और उससे ऋषु के बारे में पूछती है, लेकिन रानी कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद एक पुलिस कांस्टेबल रानी को बहुत ज्यादा मारती है और मोंटू चाचा के कहने पर न्यूज में ये बात फैला दी जाती है कि यूपी पुलिस रानी को बहुत ज्यादा मार रही है, ताकि ऋषु खुद सामने आए। ऋषु ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और अपना एक वीडियो बनाकर अपलोड करता है, जिसमें वो कहता है कि आज से 3 दिन बाद मैं रेलवे ब्रिज पर रात 8 बजे खुद को सरेंडर करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त पर ही खुद को सरेंडर करूंगा कि जब पुलिस रानी को रेलवे ब्रिज पर लेकर आए और वो खुद अपने पैरों से चलकर मेरे पास आएगी, ताकि मुझे यकीन हो सके कि रानी बिल्कुल ठीक है। पुलिस इस बात के लिए मान जाती है और फिर पुलिस रेलवे ब्रिज को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि नीचे यमुना नदी में मगरमच्छ है, तो ऋषि और रानी पानी में कूदने की गलती नहीं करेंगे। और फिर 3 दिन बाद रात को ऋषि रेलवे ब्रिज पर आता है और पुलिस भी चारों तरफ से उसको पकड़ने के लिए खड़ी होती है। ऋषि की शर्त के अकॉर्डिंग रानी को उसके पास भेजा जाता है। फिर पुलिस भी रेलवे ब्रिज पर आ जाती है, लेकिन तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ऋषि और रानी की तरफ बढ़ने लगता है। वो इंस्पेक्टर किशोर की कमांड भी नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है, और तभी हम देखते हैं कि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी में अभिमन्यु है। ये देखकर पुलिस शॉक हो जाती है और पुलिस सोचती है कि जो लाश उन्हें मिली थी फिर वो किसकी थी। भी अभिमन्यु ऋषि पर गन तान देता है और ऋषि और अभिमन्यु के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें रानी ब्रिज से नीचे गिर जाती है, लेकिन गिरते हुए वो ब्रिज को पकड़ लेती है। और फिर ऋषि और अभिमन्यु की लड़ाई में तीनों पानी में नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद सभी को लगता है कि ऋषि, रानी और अभिमन्यु मर चुके हैं, लेकिन किशोर और इंस्पेक्टर मोंटी को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता। इसलिए एक टीम नदी में जांच के लिए भेजी जाती है।
लेकिन उन्हें वहाँ पर तीनों की ही लाश नहीं मिलती। और फिर इंस्पेक्टर मोंटी रानी के घर और अभिमन्यु के क्लिनिक के आसपास के सभी कैमरा को सर्च करते हैं, जिसमें उन्हें कुछ वीडियो फुटेज मिलती है, जिन्हें देखकर वो सारा गेम समझ जाते हैं। इंस्पेक्टर मोंटू पुलिस मीटिंग में सबको एक वीडियो फुटेज दिखाता है। सबसे पहले वो अभिमन्यु की क्लिनिक से मिली एक फुटेज दिखाता है और कहता है कि सबसे पहले पूनम ऋषु से मिलने आई और बाद में लल्लन, जिसने अभिमन्यु को अपनी फैमिली को मारने के लिए सांप लाकर दिया था। और उस दिन उन्हें जो 2 लाशें मिली थी उनमें से एक लाश पूनम की थी, जो कि हमेशा ऋषि को ब्लैकमेल करती थी, और दूसरी लाश लल्लन की थी, जिसे अभिमन्यु का सच पता था। लल्लन और पूनम को मारने से अभिमन्यु और ऋषु दोनों को फायदा हुआ। फिर इंस्पेक्टर मोंटी सभी को एक और वीडियो दिखाता है, जो कि अभिमन्यु के घर के पास की थी। ये उस रात वाली फुटेज थी जब रानी उसके पति से बचते हुए पुलिस स्टेशन आई थी। फुटेज में दिखाया जाता है कि अभिमन्यु और रानी उनके घर 7 बजे पहुंचे और फिर एक आदमी उनके घर आया, जो कि ऋषु था। और उसके बाद रानी घर से निकलती है, जहां पर वो भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और फिर फुटेज में दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद ऋषि और अभिमन्यु दोनों घर से एक बाइक पर निकलते हैं। यानी कि ये सब उन तीनों की मिलीभगत थी, क्योंकि उन तीनों को ही पुलिस से बचना था और इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और रेलवे ब्रिज से तीनों कूद गए। तब डीआईजी इंस्पेक्टर मोंटी से पूछता है कि फिर तीनों मगरमच्छ से कैसे बचे, क्योंकि ब्रिज के नीचे नदी में तो बहुत सारे मगरमच्छ थे। लेकिन अब ये बात तो खुद मोंटी चाचा को भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो तीनों मगरमच्छ से कैसे बचे होंगे। तब डीआईजी इंस्पेक्टर मोंटी से कहता है कि इस केस को बंद कर दो, क्योंकि मीडिया का भी काफ़ी प्रेशर हो गया है और ना चाहते हुए भी इस केस को बंद करना पड़ता है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने बाद, जहां हम देखते हैं कि अभिमन्यु और रानी हिमाचल के गांव में रहते हैं और रानी एक टीचर की जॉब करती है। और यहाँ हमें स्टोरी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात जब तीनों पानी में कूदे थे, उस रात ऋषि को मगरमच्छ ने खा लिया था, क्योंकि ऋषि की आखिरी झलक रानी ने यही देखी थी। लेकिन असल में क्या हुआ था वो सब तो अभिमन्यु ही जानता था। अब एक दिन रानी को नोटबुक में एक शायरी लिखी हुई मिलती है, जो कि दिनेश पंडित की किताब की होती है और जिसे ऋषु रानी से कांटेक्ट करने के लिए लिखता था, जिसका मतलब था कि ऋषु अभी जिंदा है। उस मैसेज में ऋषु ने रानी को एक मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया था। रानी ऋषु से मिलने जाती है और ऋषु रानी को सब कुछ बताता है कि किस तरह उस दिन अभिमन्यु ने उसका नकली हाथ निकाल दिया और उसे मगरमच्छ को खाने के लिए छोड़ दिया। तब रानी अभिमन्यु को पकड़वाने के लिए एक प्लान बनाती है और दिनेश पंडित जी की किताब मगरमच्छ का शिकंजा इंस्पेक्टर मोंटी को भेजती है। इंस्पेक्टर मोंटी जब उस किताब को पढ़ता है तो उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि उस रात क्या हुआ था और तीनों उस रात मगरमच्छ से कैसे बच गए थे। उस किताब के अकॉर्डिंग अभिमन्यु और ऋषि ने 3 दिन पहले से ही मगरमच्छ को रेलवे ब्रिज से थोड़ी दूर पे मांस डालना शुरू कर दिया था, जिससे मगरमच्छ रेलवे ब्रिज से दूर चले गए थे और वो तीनों आसानी से नदी पार करके वहां से बच निकले। किताब में रानी हिमाचल का एड्रेस भी लिखती है, जिसे पढ़कर इंस्पेक्टर रानी की बताई हुई जगह पर पहुंचता है। साथ ही रानी अभिमन्यु के पास भी मैसेज भेजकर उसे पहाड़ी पर बुलाती है और खुद किनारे पर खड़ी हो जाती है और अभिमन्यु को बताती है कि उसे सब पता चल गया है। वो अभिमन्यु से कहती है कि मुझे पता है कि उस रात तुमने जानबूझकर ऋषु को मरवाया था, और ये कहते हुए पहाड़ी से कूद जाती है कि अगर वो ऋषु की नहीं हुई तो वो उसकी भी नहीं होगी। और फिर पुलिस अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अभिमन्यु को बताती है कि उन्हें रानी की लाश नहीं मिली है। तब अभिमन्यु बोलता है कि रानी और ऋषु जिंदा है और उन्होंने प्लान बनाकर मुझे फंसा दिया। तब इंस्पेक्टर कहता है कि ये सब तो उन्होंने तुम्हारे बाप दिनेश पंडित से ही सीखा है। तब अभिमन्यु पूछता है कि आपको कैसे पता कि दिनेश पंडित मेरे पिता हैं, और ये सुनकर इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो ये सब यूं ही बोल दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी सच में जिंदा है और वो नदी से निकलकर एक जुलूस में मिल जाती है और इस तरह ऋषि और रानी फिर से मिलते हैं। आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।